हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका YouTube चैनल जो आपका अपना चैनल है जिसमें आप अपने तरीके से पढ़ाई करते हैं, जिसका नाम है विज्ञान हर घर बने पाठशाला। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ उसमें मैं आपका। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर आपका जो 18 चैप्टर है अपशिष्ट जल की कहानी, वो हमने पूरा पढ़ा। उसके अंदर जो जो टॉपिक्स आए वो हमने कवर किए, समझे। अंत में हमने पिछले वीडियो के अंत में हमने इस चैप्टर के अभ्यास के पहले 4 प्रश्न किए थे। तो अब चलते हैं हम उसके आगे प्रश्न नंबर 5 पे। प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या है बच्चों। आपंक क्या है, समझाइए इसे कैसे उपचारित किया जाता है। तो आपंक मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने बताया था आपंक क्या होती है। जो स्लरी होती है पानी के अंदर, जो जब आप पानी को उपचारित करते हैं अपशिष्ट जल को, तो उसके नीचे जो है गंदगी बैठ जाती है, स्लरी जिसे बोलते हैं, जिसके अंदर मिट्टी होती है, धूलकण होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उसको हम आपंक कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो इस जल को जब हम स्वच्छ जल प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो अपशिष्ट जल में जो कीचड़ होता है, मानव अपशिष्ट होते हैं, उनको हम आपंक कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जैविक कचरा होता है, मतलब ये ऐसा कचरा होता है जो जीवाणुओं द्वारा अपघटित हो सकता है, इसीलिए इसका उपयोग हम बायोगैस या खाद बनाने में भी करते हैं। तो बच्चों जो कीचड़ होता है ना, उसको एकत्रित कर लेते हैं हम, फिर इसे अलग टैंक में स्थानांतरित कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, जहाँ इसे जो एनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, एनएरोबिक यानी अवायवीय बैक्टीरिया होते हैं, उसके द्वारा इनका विघटन कराया जाता है। तो इस प्रक्रिया में जो गैस बनती है बच्चों, बायोगैस, उसका उपयोग हम ईंधन के रूप में घरों में जलाने में कर सकते हैं, अपने रोटी बनाने में, खाना बनाने में, गैस चूल्हे के द्वारा, या बिजली उत्पादन में भी उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह फिर हम जो जलवाहक टैंक होते हैं, उसके बाद जो बच्चों रोगाणु और मानव अपशिष्ट का निपटारा होता है और सक्रिय कीचड़ बनता है। तो सक्रिय कीचड़, सक्रिय का मतलब उसके अंदर जो ऐसे जीवाणु होते हैं जो सक्रिय होते हैं, जो 97% उसमें पानी होता है। तो इसको सुखाने के बाद मशीनों द्वारा पानी से निकाल लिया जाता है, और जो सूखा कीचड़ बचता है उसको खाद के रूप में फिर हम खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बच्चों इस प्रकार जो है आपंक को हम उपचारित करते हैं। तो ये भी हो गया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न 6 क्या बोलता है बच्चों। उपचारित मानव मल एक स्वास्थ्य संकट है, समझाइए। सॉरी, अनुपचारित मतलब जो हमने ट्रीट नहीं किया उसको, जो ऐसा ही जो मानव मल डायरेक्ट निकलता है उसको ऐसे फेंक दे तो वह बहुत ही स्वास्थ्य संकट पैदा करता है। ये हमें समझाना है, उसको क्यों उपचारित करना आवश्यक है। तो बच्चों ये बहुत जरूरी प्रश्न है और बहुत आसान भी है। देखिए, अनुपचारित जो मल होता है ना, मानव मल, उसमें बड़े भारी रोगाणु, कीटाणु होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो बीमारियां फैला सकते हैं। तो इन सूक्ष्म जीवों से कई बीमारियां जैसे हैजा, दस्त, टाइफाइड, पोलियो और मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस आदि बीमारियां फैलती है। कैसे फैलेगी? जब ये पानी में मिल जाएंगी, और पानी जो है हमारे पीने के पानी में या नदी तालाबों में मिलेंगी, जहाँ से पीने का पानी निकाला जाता है, तो उससे बीमारियां फैल सकती है। तो इसको उपचारित करना अत्यंत आवश्यक है। इसको फेंकने से पहले उपचारित करना आवश्यक होता है, ताकि इसके अंदर जो कीटाणु हैं उनका नाश किया जा सके। ठीक है, तो इसीलिए अनुपचारित मल जो है स्वास्थ्य के लिए एक संकट है। तो बच्चों आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। 7 क्या है। जल को रोगाणु नाशित या रोगाणु मुक्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले 2 रसायनों के नाम। ऐसे 2 रसायन हैं जिनके द्वारा जल को रोगाणु मुक्त किया जाता है। वो कौन कौन से हैं? मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया था। एक तो क्लोरीन है, एक ओजोन है। तो क्लोरीन क्या करती है, जो बैक्टीरिया होते हैं उसको खत्म कर देती है। ओजोन भी वही काम करती है। तो क्लोरीन और ओजोन। उसके बाद है बच्चों प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या बोलता है। देखिए, अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र में शलाका छन्नों के कार्यों को समझाइए। तो बच्चों बड़ा आसान है। सबसे पहला स्टेप है ये, जब अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र में पानी पहुंचता है, अपशिष्ट जल पहुंचता है, तो उसको शलाका छन्नों से गुजारा जाता है। अब शलाका छन्ने क्या है? ये बड़ी बड़ी छन्नी जैसी होती है। इसमें बच्चों क्या होता है, इसमें जो उस अपशिष्ट जल में जो लकड़ी आती है, जो डिब्बे आते हैं, जो प्लास्टिक आते हैं, और जो मोटे मोटे दूसरी अशुद्धियाँ आती हैं, वो फंस जाती हैं और वो उस अपशिष्ट जल से फिर अलग कर ली जाती है। यानी एक किस्म की वो छानती है उस अपशिष्ट जल को। तो ये शलाका छन्ने क्या करती हैं, मोटी मोटी अशुद्धियों को छानती हैं। तो ये भी हो गया बच्चों। उसके बाद है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, स्वच्छता और रोग के बीच में संबंध को समझाइए। स्वच्छता और रोग के बीच में संबंध, ये चैप्टर के दौरान मैंने आपको बड़े आराम से, बड़े आसानी से, बड़े सही तरीके से समझाया था। तो आप क्या करते हैं बच्चों, गंदगी और दूषित पेयजल के कारण हम सभी जो है बड़ी संख्या में बीमारियां हमें हो सकती है, अगर हम आसपास गंदगी फैलाएं और पानी को दूषित करें।
तो गंदगी से हानिकारक रोगाणु और मक्खियाँ मच्छर उत्पन्न होंगे, ठीक है, जैसे हैजा, टाइफाइड, पोलियो आदि। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें इन बीमारियों से बचना है यानी अपने आप को रोग मुक्त रखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने वातावरण को, अपने आप को स्वच्छ रखना पड़ेगा। तो यही संबंध है स्वच्छता और रोग में, यानी अगर अपने आप को स्वच्छ रखोगे तो रोग मुक्त रहोगे, अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखोगे तो रोग मुक्त रहोगे। लेकिन अगर आप गंदगी फैलाओगे तो रोग ग्रसित हो जाओगे, ठीक है। तो ये भी आपका हो जाता है इसी तरह। तो इस प्रकार बच्चों हमने 9 तक प्रश्न समझ लिए। अब अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 10, इसको भी समझ लेते हैं। स्वच्छता के संदर्भ में, प्रश्न नंबर 10 क्या बोलते हैं बच्चों, स्वच्छता के संदर्भ में एक सक्रिय नागरिक के रूप में अपनी भूमिका समझाइए। तो मैंने आपको बताया था एक जागरूक नागरिक कैसे बनना है चैप्टर के दौरान। तो बच्चों हमें वही भूमिका निभानी है जो एक जागरूक नागरिक निभाएगा। हमें क्या करना चाहिए, हमें देखिए, हमें खुली नालियों को ढकना चाहिए और आसपास के माहौल को साफ रखना चाहिए, है ना। अपने घरों को साफ रखना चाहिए, अपने आंगन द्वार, अपने रास्तों को, गली मोहल्लों को साफ रखना चाहिए। जहाँ नालियाँ खुली हो उनको ढक देना चाहिए। नंबर 2 हम क्या कर सकते हैं, नंबर 2 हम तेल और जो घी होता है घरों से निकला, यानी घी बोले तो जो आप बर्तन साफ करते हैं ना, बर्तनों में जब उसमें जो अपने तड़का लगाया होता है सब्जियों में, तो उसका जो तरी होती है, घी होता है, तेल होता है, वो हमें नालियों में नहीं बहाना चाहिए। मैंने आपको पहले बताया, इससे नालियाँ चौक हो जाती हैं, अवरुद्ध हो जाती हैं, फिर गंदगी फैलती है। हमें क्या करना चाहिए, नालियों में नहीं फेंकना चाहिए, इसको डस्टबिन में डालना चाहिए, कचरे बॉक्स में डालना चाहिए। इसके अलावा नंबर 3 हम क्या कर सकते हैं, हम जैसे पेंट हो गया, कीटनाशक दवाइयाँ होगी, गाड़ियों से जो तेल निकलता है, जब आप गाड़ियों की जो सर्विसिंग कराते हैं, इंजन ऑयल होता है, गाड़ी से दूसरा तेल निकलता है, उनको भी नालियों में नहीं बहाना चाहिए, ठीक है। और नंबर 4 हम क्या करें, लोगों को जागरूक करें, पर्यावरण स्वच्छता के बारे में उनको बताएं कि पर्यावरण स्वच्छ कैसे किया जा सकता है, इसको स्वच्छ कैसे करना है, क्यों करना है, और सामुदायिक जो प्रथाएं हैं उनको हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। मतलब कार्य जो हम मिलजुल कर जो है गाँव को सफाई कर सकते हैं, वो ऐसी कार्य को हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके अलावा नंबर 4 पे हम क्या अपने एक जागरूक नागरिक तौर पे, सक्रिय नागरिक तौर पे क्या भूमिका निभा सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, पुनर्चक्रित तथा गैर जो नवीकरण के अलग अलग वेस्ट होते हैं उनको अलग रखना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि हम जब घरों में अपना कचरा निकालते हैं ना, तो घरों से ही हमें कचरे को छांट लेना चाहिए। जो जैव निम्नीकरण पदार्थ होते हैं उनको अलग रखना चाहिए, जो जैव अनिम्नीकरणीय कचरा होता है उसको अलग रखना चाहिए। अब जैव निम्नीकरण कचरा क्या हुआ, जो आसानी से गल सड़ जाता है, जैसे छिलके सब्जियों के, है ना, रोटी वगैरह, फलों के छिलके, प्याज के छिलके आदि, ये सभी चीज़ें जो गल सड़ जाए, अखबार के टुकड़े, तो ये होता है गलने सड़ने वाला, इसको अलग रखना चाहिए। और जो गैर गलने सड़ने वाला है, यानी जैव और निम्नीकरण कचरा, जैसे प्लास्टिक हो गया, शीशा हो गया, है ना, इनको, लिफाफे हो गए, इनको अलग रखना चाहिए। तो ये हम अपनी भूमिका इस तरह से निभा सकते हैं, अपने पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए एक सक्रिय नागरिक रूप में भूमिका निभा सकते हैं। चलिए बच्चों प्रश्न नंबर 11 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 दिया है, एक वर्ग पहेली है, इसमें हमें भरना है। देखिए पहेली में प्रश्न नंबर 11 है, इसमें देखो बाएं से दाएं की तरफ, नंबर 2 दिया है बाएं से दाएं की तरफ। नंबर 2 कहाँ है, ये यहाँ से बाएं से दाएं। उसमें क्या दिया इन्होंने, वाहित मल उपचार संयंत्र से प्राप्त गैसीय उत्पाद। तो वाहित मल से जो संयंत्र से जो गैसीय उत्पाद निकलते हैं ना, वो यहाँ डालना है। तो उसका नाम है जैव गैस। यहाँ आएगा जैव, यहाँ पे व, यहाँ पे गै, यहाँ पे स, ये बनेगा जैव गैस। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका। दूसरा दिया है इन्होंने बाईं से दाईं में चौथा, इस प्रक्रम में प्रदूषित जल से वायु को गुजारा जाता है। अब चौथा देख लेते हैं, इस प्रक्रम में प्रदूषित जल से वायु को गुजारा जाता है, ये वाला। तो इस कौन सी प्रक्रम है जिसमें प्रदूषित जल को वायु से गुजारा जाता है, वो है वातन। यहाँ आएगा वातन, इसको बोलेंगे वातन। ठीक है बच्चों। उसके बाद आपका 7वां नंबर है जो बाईं से दाईं तरफ है। 7वां नंबर देख लेते हैं यहाँ पे, वाहित मल में ले जाने वाले पाइपों की व्यवस्था। तो 7वां है, उसको बोलते हैं हम वाहित मल ले जाने वाली जो पाइपों की व्यवस्था है। मैंने आपको चैप्टर के शुरू में बताया था, उसको बोलते हैं सीवरेज, यानी सीवर, सीवर। तो ये इस तरह से 7वें कॉलम में सीवर आएगा।
उसके बाद बच्चों 8वां देखिए, उपयोग के बाद नालियों में बहता हुआ जल। उपयोग के बाद जो नालियों में जल बहता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम वाहित मल। तो यहाँ आएगा वाहित, ठीक है, मल, यहाँ पे आएगा फिर आपका मल। उसके बाद आपका 9वां, चलो इसमें 9th दिया नहीं है, 9th है ऊपर से नीचे। अब है आपका ऊपर से नीचे चलते हैं, बाईं से दाईं और हमने कर लिया, ऊपर से नीचे देखते हैं। पहला है जल उपचार में रोगाणु नाशन के लिए उपयुक्त एक रसायन। तो ओजोन या क्लोरीन, पता है आपको? तो ये आपके नंबर 1 में डाला है। नंबर 1 कहाँ है? यहाँ पे, ये आएगा ऊपर से नीचे, यहाँ पे क्लोरीन, ठीक है। उसके बाद ऊपर से नीचे चलिए, तीसरा भाग है, वह सूक्ष्म जीव जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैव पदार्थों को विघटित करता है। तीसरा देखिए कहाँ पे, हाँ, ऐसा कौन सा सूक्ष्म जीव है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विघटित करता है? उसको बोलते हैं अवायवीय जीवाणु। अवायवीय जीवाणु, ओके। इसके बाद बच्चों, नहीं इस तरफ नहीं आएगा, सॉरी, ये आपका ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। तो अवायवीय जीवाणु जो है, अवायवीय जीवाणु यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों आपका आता है अगला, संदूषित जल क्या है? संदूषित जल, ये नंबर 5 पे देखिए क्या आएगा। नंबर 5 पे यहाँ पे संदूषित जल में क्या आएगा बच्चों? नंबर 5 पे ऊपर से नीचे की तरफ ये आएगा संदूषित ही जल आएगा यहाँ पे। तो इसमें हम संदूषित जल लेंगे, संदूषित जल, ठीक है। उसके बाद आपका 6ठा, वह स्थान जहाँ वाहित मल से प्रदूषक पृथक किए जाते हैं। ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पे वाहित मल से प्रदूषक अलग किए जाते हैं? उसका नाम क्या है? तो ये आएगा आपके 6ठे कॉलम में। 6ठा देख लेते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, यहाँ पे। तो वो है आपका 6ठे कॉलम में क्या आएगा बच्चों? ये आएगा आपका उपचार संयंत्र, उपचार संयंत्र, ठीक है। तो ये भी हो गया इसके अंदर। उसके बाद बच्चों लास्ट बच रहा था हमारा 9वां, अनेक व्यक्ति इसका विसर्जन खुले में करते हैं। कौन सी चीज जिसका अनेक व्यक्ति खुले में विसर्जन करते हैं? वो है मल, मल। तो इस प्रकार बच्चों ये आपका पहली भी हो जाती है। इसके बाद बचता है आपका अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, ओजोन के बारे में निम्नलिखित वक्तव्यों को ध्यान से पढ़िए। पहला है, यह जीवों के लिए श्वसन के लिए अनिवार्य है। नहीं, ये गलत है। इसका उपयोग जल को रोगाणु रहित करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही है। रोगाणु जो जल होता है ना, उसको रोगाणु रहित करने के लिए ओजोन का उपयोग किया जाता है। तीसरा, यह पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। ये बिल्कुल भी सही है। तो ये भी पराबैंगनी किरणों को भी अवशोषित करती है। घ है, वायु में इसका अनुपात 3% है। ये गलत है, 3% नहीं है, ये बहुत ही कम है, 1% से भी बहुत कम है। तो अब इनमें से कौन सा सही है मैंने ऊपर बता दिया। क, ख, ग नहीं, ये गलत है। ख और ग बिल्कुल, इसका दूसरा सही है। ख और ग बिल्कुल सही है, बाकी गलत है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार आपका इस चैप्टर के सभी अभ्यास के प्रश्न उत्तर भी हो जाते हैं। और मुझे उम्मीद है आज आपके इस वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 5 से 12 तक पढ़े। पिछली वीडियो हमने 1 से 4 तक किए थे। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको ये सारे प्रश्न अच्छी तरह से समझ आए होंगे और आपने नोट किए होंगे। जहाँ जहाँ आपको रह गई है कोई चीज़ तो उस वीडियो को पॉज कर सकते हैं, दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हैं और सभी प्रश्नों को लिख कर समझ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अलग एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें।